हम लोग विवर्तन के इस चैप्टर में एकल रेखा छिद्र द्वारा या एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन समझते हैं। तो पहले तो एकल रेखा छिद्र ये देख लीजिए, मैंने बनाया हुआ एकल रेखा छिद्र इसको कहते हैं। अगर कई छिद्रों को मिलाकर एक रेखा बना ली जाए तो इसको एकल रेखा छिद्र कहते हैं। इसी तरह से हमने व्यतिकरण की घटना में जब पढ़ा था तो उसमें द्विक रेखा छिद्र थे, तो ये द्विक रेखा छिद्र थे। तो इनके बीच की दूरी अगर कम कर दी जाए, रेखा छिद्र की चौड़ाई कम कर ली जाए तो इससे व्यतिकरण अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा दिखाई देता है, उसमें स्पष्ट व्यतिकरण दिखाई देता है। और ये पिन होल कहलाता है, या इसको द्वारक भी कहते हैं, अपर्चर। तो ये वृत्तीय अपर्चर है। इसी तरह आयताकार, वर्गाकार भी अपर्चर हो सकते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो पर्दे पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, उसकी एक ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाती है, यानी ज्यामितीय वो छाया बन जाती है। तो यदि हम प्रकाश स्रोत को यस मान लें और पर्दा हम यहाँ पर रख लें और यहाँ पर कोई छोटी सी इस तरह अपारदर्शी वस्तु रखें, तो यदि प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणों के मान को ओरिजिनल की माना जाए तो इसके द्वारा पर्दे पर इसका जो ज्योमेट्रिकल शैडो है वो इस तरह से बननी चाहिए। ज्योमेट्रिकल शैडो इस तरह से बनेगी। अब इसको हम लोग पर ठीक है बनाया ये ज्योमेट्रिकल, परंतु ये देखा जाता है कि जब इस अपारदर्शी वस्तु का आकार बहुत छोटा होता है तो ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो है इसका भी कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है, यानी इसका जो इसकी जो छाया बनती है वो केवल इतनी स्थान पर बनती है। तो अब प्रकाश का जो गमन है वो रिजरेखी नहीं रह जाता, तो इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। इसी तरह से जब एकल रेखा छिद्र से प्रकाश या किसी अपर्चर से प्रकाश इस तरह से जब गुजरता है तो अपर्चर से गुजरने के बाद हमें इसी सीध में, यहाँ पर इसी सीध में प्रकाश हमें दिखाई देना चाहिए इतनी जगह। परंतु देखा जाता है कि प्रकाश इस क्षेत्र में तीव्र प्रकाश दिखाई देता है और उसके अलावा यहाँ पर इस तरह से वृत्ताकार कई रंगीन वलय दिखाई देते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश स्रोत से चलने वाला जब प्रकाश इस छिद्र में से, इस पेन होल से, यानी इस द्वारक में से गुजरता है। द्वारक का मतलब यूँ समझ सकते जैसे कैमरा वगैरह में जो लेंस लगे होते हैं तो उनका जो परिसीमा होती है उसको द्वारक कहेंगे। तो द्वारक से गुजरता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है अपने मार्ग से और इसी कारण ये रंगीन वलय दिखाई देते हैं। तो इस घटना को भी विवर्तन कहा गया। तो विवर्तन की डेफिनेशन इस तरह से दी गई और ये देखा गया कि जब इसका आकार बहुत बड़ा होता है तो लगभग विद्युतरेखी इसका संचरण होता है प्रकाश का, और इसका जो ज्योमेट्रिकल शैडो है वो इसी हिसाब से बनती है जिससे पहले बताया था, और इसमें भी यही होता है। लेकिन अगर इस अपारदर्शी वस्तु का आकार और इस द्वारक का आकार बहुत सूक्ष्म हो, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कोटि का हो, तो ये जो विवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो विवर्तन की घटना तब होती है, विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक है कि अपारदर्शी वस्तु या द्वारक का जो आकार है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कोटि का होना चाहिए, तभी स्पष्ट विवर्तन प्रतीत होता है, प्रतीत दिखाई देता है। तो विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक है कि जो अपर्चर का साइज है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। अब हम लोग एकल झिर्री द्वारा अगर रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप देखना हो तो एकल रेखा छिद्र के विवर्तन प्रतिरूप को देखने के लिए हम लोग एक जलते हुए ऊर्ध्वाधर फिलामेंट को इस तरह से जलते हुए ऊर्ध्वाधर फिलामेंट को अगर देखें, एक एकल रेखा छिद्र से इस तरह से देखा जाए, ये एकल रेखा छिद्र हो गया और ये ऊर्ध्वाधर जलता हुआ फिलामेंट हो गया। और अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हमें रेखा छिद्र के ठीक सीध में एक प्रकाश की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है
और उसके अतिरिक्त उसके दोनों ओर कुछ रंगीन प्रकाश पट्टियाँ भी दिखाई देती हैं। इन रंगीन प्रकाश पट्टियों की तीव्रता कम होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं ये रंगीन पट्टियों की तीव्रता घटती जाती है और अंततः रंगीन पट्टियाँ दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। तो यदि हम इसको पर्दे पर दिखाना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं कि इस रेखा छिद्र के ठीक सामने जो चौड़ी पट्टी प्रकाश की दिखाई देती है वो इस प्रकार होती है। उसके अलावा जो रंगीन पट्टियाँ प्रकाश की दिखती हैं वो इस तरह से कम तीव्रता की होती हैं। इस तरह का हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब इसमें क्या है कि जो रंगीन पट्टियों की चौड़ाई है वो कम दिख रही है और तीव्रता भी कम होती है, जबकि व्यतिकरण की घटना में भी हमें इसी तरह से फ्रिंजें मिलती थी, परंतु उन फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी और लगभग सभी फ्रिंजों की तीव्रता भी बराबर थी। लेकिन यहाँ विवर्तन की घटना में ये जो प्रकाश पट्टियाँ मिलती हैं इनकी तीव्रता समान नहीं होती। सबसे अधिक तीव्रता बीच वाले जो रेखा छिद्र के ठीक सीध में प्रकाश पट्टी होती है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। बाकी जो ये उसके दोनों ओर जो रंगीन पट्टियाँ होती हैं उनकी तीव्रता कम होती है। तो ये है आपका एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। अब ये देखा गया कि सेलोफेन पेपर से इसको ढक लिया जाए, कलर्ड सेलोफेन, तो ये जो विवर्तन प्रतिरूप है ये कलर दिखाई देता है। नीले अगर सेलोफेन पेपर से ढका जाए तो इसका जो प्रसार है, विवर्तन का प्रसार, वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। और यदि लाल रंग के सेलोफेन पेपर से इसको ढक दिया जाए तो देखते हैं कि जो विवर्तन प्रतिरूप है वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लाल रंग के लिए होती है वो नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। तो विवर्तन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि की होनी चाहिए। ये विवर्तन के लिए आवश्यक है। अब हम लोग एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय व्यवस्था देखते हैं। तो एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय व्यवस्था। तो ज्यामितीय व्यवस्था में हम लोग दो तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन था। फ्रेनेल विवर्तन में जो रेखा छिद्र होता था उससे प्रकाश स्रोत और पर्दे दोनों के बीच की दूरी सीमित होती थी, उसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं करते थे। और दूसरा था फ्राउनहोफर विवर्तन। तो दोनों ही विवर्तन में जो दोनों ही विवर्तनों की जो व्याख्या की गई है वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से की गई है। तो इसमें हम लोग आज फ्रेनेल विवर्तन न देखकर हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन से ज्यामितीय व्यवस्था करते हैं। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में एक प्रकाश स्रोत होता है और एक जो पर्दा होता है वह रेखा छिद्र से अनंत दूरी पर होते हैं, बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेखा छिद्र AB है जिसकी जो चौड़ाई है वो स्मॉल e है। अब इसके मध्य बिंदु को हम लोग C ले लेंगे और C से लंबार्धक खींचकर पर्दे के ऊपर एक बिंदु O बना लेंगे, यानी CO लंबार्धक हो जाएगा रेखा छिद्र का। अब S से समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए इसके आगे एक उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस इस प्रकार रखा जाता है कि ये जो प्रकाश स्रोत होता है यह इसके प्रथम फोकस पर होता है, इसलिए इससे चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरह से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो इससे अपवर्तन के पश्चात इस तरह से इनका अपवर्तन के पश्चात ये रेखा छिद्र पर लंबवत टकराते हैं, यानी पर समांतर हो जाते हैं। समांतर होने के कारण एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। समतल तरंगाग्र रेखा छिद्र AB पर लंबवत टकराता है। तो जैसे ही लंबवत टकराता है तो रेखा छिद्र AB जो है ये रेखा छिद्र AB पर तरंगाग्र के रुकने के कारण ये बीच में कई छोटे छोटे भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और प्रत्येक भाग एक कला संबद्ध स्रोत का कार्य करता है और समान कला में द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करने लगता है। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जब एक साथ आगे बढ़ती हैं तो ये पर्दे पर विवर्तन उत्पन्न करती हैं। तो विवर्तन को देखने के लिए हम लोग इसके आगे AB के आगे एक और लेंस लगाते हैं। मान लीजिए ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 को हम इस प्रकार रखते हैं कि L2 ये जो पर्दा होता है यानी बिंदु O जो है पर्दे पर
ये इसके मुख्य फोकस पर होता है, यानी द्वितीय फोकस पर होता है। तो इस प्रकार से, तो जब ये जो ए और बी भाग से उत्पन्न जो द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं, अगर ये बिना मुड़े हुए सीधे लेंस में से गुजरती हैं तो इसके अपवर्तन के पश्चात ये ओ पर केंद्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये देखा गया कि AB के प्रत्येक AB के बीच जो तरंगाग्र है उसके प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं वो समान कला में निकलती हैं और ओ पर समान दूरी तय करके पहुंचती हैं। इसलिए ओ पर सभी समान कला में होने के कारण ओ पर एक दूसरे की तीव्रता को बढ़ाती हैं और ओ पर हमें प्रकाश की चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम लोग केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ओ पर हमें एक केंद्रीय उच्छिष्ट प्राप्त हो जाता है। अब ये देखा गया कि इसके आगे कुछ तरंगें थीटा कोण से मुड़ जाती हैं। तो थीटा कोण से जो मुड़ने वाली तरंगें होती हैं वो अगर हम इसके AB को दो बराबर भागों में बांट लें, AC और CB में, तो ये देखा जाता है A और C के बीच से जो निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं वो किसी कोण पर मुड़ने के बाद यहाँ जब P पर मिलती हैं तो यहाँ P पर पहुँचने पर उनके बीच पथांतर के कारण, या इसको और नजदीक ले लीजिए, यहाँ पर थोड़ा ये P पॉइंट ले लेते हैं। तो P पर जब दोनों तरंग यहाँ से तरंगिकाएं पहुँचती हैं तो पथांतर के कारण वहाँ कलांतर हो जाता है और P पर देखा गया कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। अर्थात ये देखा गया कि A और C भाग से जो निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं हैं वो P पर विपरीत कला में पहुंचती हैं। इसी तरह से ये देखा गया कि C और B भाग से जो निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं हैं वो केंद्रीय उच्छिष्ट के दूसरी ओर एक बिंदु P गैस पर यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर विपरीत कला में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर एक निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो O के दोनों ओर समान दूरी पर निम्निष्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है ज्यामितीय व्यवस्था इसकी। यहाँ पर जो थीटा कोण पर मुड़कर पहुँचती है तरंगें, यूँ बना सकते हैं हम लोग। इस तरह से थीटा एंगल पर जो जाती हैं वो P पर विपरीत कला में पहुँचती हैं। तो अब हम लोग व्याख्या करते हैं यहाँ पर विवर्तन की व्याख्या। विवर्तन की सतह, विवर्तन की व्याख्या हम लोग करते हैं। तो विवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम लोग बिंदु P पर मान लेते हैं कि इस रेखा छिद्र के मध्य भाग A और C के बीच वाले तरंगाग्र के भाग से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं P पर पहुंचती हैं और P पर पहुंचने पर उनके बीच जो पथांतर होता है वो λ/2 हो जाता है और इस कारण P पर मिनिमम प्राप्त होता है, यानी एक प्रकार की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो निम्निष्ट प्राप्त होने के कारण ही ये कह सकते हैं कि A और C के बीच से निकलने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं P पर विपरीत कला में पहुँच रही हैं, अर्थात पथांतर वहाँ तक λ/2 हो जाता है। तो यदि हम A से एक अवलंब इस प्रकार डाल लें कि A से P की दूरी, और इस A से मान लीजिए यहाँ पर अवलंब हमने A' डाल लिया, यहाँ पर A' बना सकते हैं। तो A से A' एक अवलंब डाल लिए, या इस तरह से A' चूज किया जाता है कि A से P तक की दूरी और ये P से A' तक की दूरी बराबर हो जाए। तो इस तरह से एक अवलंब डाल लेते हैं। ये जो C के भाग CA' भाग है, ये CA' भाग यह बिंदु P पर दोनों द्वितीय तरंगिकाओं के बीच के पथांतर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जब CA' बराबर हो जाता है λ/2 तो बिंदु P पर दोनों तरंगिकाएं विपरीत कला में मिलती हैं और विनाशी व्यतिकरण के कारण ये कह लीजिए कि व्यतिकरण अध्यारोपण करती हैं और एक दूसरे की तीव्रता को निरस्त कर देती हैं। इस प्रकार P पर निम्निष्ट प्राप्त होता है, यानी तीव्रता प्रकाश की न्यूनतम होती है, जिसको निम्निष्ट कहते हैं। तो इस तरह से अब हम इस AC भाग को E/2 लिख सकते हैं और इसको भी E/2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यदि हम संपूर्ण त्रिभुज A'(C) में देखें, त्रिभुज A'(C) में, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बराबर CA' अपॉन E/2।
अब इसको और आगे बढ़ाएं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा सी ए डैश की जगह लैम्डा बाई 2 लिख देंगे और ई बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी ई साइन थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा। तो इस प्रकार P पर निम्निष्ट बनने के लिए ई साइन थीटा बराबर लैम्डा होता है, निम्निष्ट होता है। इसी तरह से हम लोग P डैश पर भी निम्निष्ट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी ये माना जाता है कि ये जो रेखा चित्र ये भी है, इसके इस अर्ध भाग CB के कारण यहाँ पर P पर तरंगिकाएं, गतिज तरंगिकाएं पहुँचती हैं और यहाँ पर दोनों जो भी तरंगिकाएं पहुँचती हैं वो विपरीत कला में होती हैं, इसलिए P डैश पर हमेशा P की भांति ही निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो निम्निष्ट के लिए ई साइन थीटा, P पर निम्निष्ट के लिए ई साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाता है। और यदि हम इसी तरह से इसको AC को फिर से दो बराबर भागों में बांट लिया जाए तो उससे उस बराबर यानी E बाई 4 हो जाएगा, इधर E बाई 4 हो जाएगा, तो उससे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं जब थीटा कोण से मोड़कर आगे किसी बिंदु Q पर पहुंचती हैं तो वहां पर भी निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी एक निम्निष्ट प्राप्त हो जाता है इस पॉइंट Q पर, और यहाँ पर ये Q डैश एक ले लीजिए, तो इन बिंदुओं पर भी निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो वहां पर अगर हम देखें तो हो जाएगा E साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2, यहाँ रहेगा लैम्डा बाई 2 और बटे में E बाई 4 आ जाएगा। अगर हम इसको दो बराबर खंडों में AC को दो बराबर भागों में काट लें तो ये दूरी E बाई 4 हो जाएगी, तो यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा। तो इस प्रकार ये देखा गया कि ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट O के दोनों ओर जो निम्निष्ट प्राप्त होते हैं वो उनकी जो स्थिति होती है वो E साइन थीटा बराबर होता है लैम्डा 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा बराबर m लैम्डा। तो इस तरह से दोनों ओर के लिए हम लोग लिख लेते हैं E साइन थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा। जहाँ m बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो पहले दूसरे निम्निष्टों की स्थितियाँ मिल जाएंगी। अब यदि हम ये थीटा को छोटा मान लें तो साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा, तो यह आ जाएगा E थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा। तो थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस m लैम्डा अपॉन E। तो ये किसी निम्निष्ट की, यमुनी निम्निष्ट की कोणीय स्थिति को व्यक्त करता है ये सूत्र। तो इसमें अगर हम लोग पहले निम्निष्ट की स्थिति को देखें तो m बराबर 1 रख लेंगे, तो पहले की स्थिति हो जाएगी थीटा 1 कह सकते हो, थीटा 1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा अपॉन E। तो पहले निम्निष्ट की स्थिति आ जाएगी प्लस माइनस, यहाँ पर निम्निष्ट बना था तो ये स्थिति हो जाएगी E लैम्डा बाई E और यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई E हो जाएगा। इसी तरह से Q पर अगर हम देखें तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा बाई E यहाँ आ जाएगा, और इस Q डैश पर देखें तो 2 लैम्डा बाई E यहाँ आ जाएगा माइनस, ये तो माइनस के होंगे और ये आ जाएगा इस तरह से। अब हम एक और अब इसको जो O पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो इस तरह से शो कर सकते हैं हम लोग, इस चौड़ाई को ऐसे इस तरह से, ये केंद्रीय उच्चिष्ट को शो करता है। इसके बाद यहाँ निम्निष्ट होता है और निम्निष्ट के बाद ये देखा गया कि अगला निम्निष्ट फिर यहाँ पर प्राप्त होता है इस तरह से, तो ये अगला निम्निष्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये देखा गया कि किन्हीं दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच में जो जहाँ पर रंगीन पट्टियाँ प्राप्त होती थी वहाँ पर उच्चिष्ट होते हैं, वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती। तो इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र में जो रंगीन पट्टियाँ प्राप्त होती थी, यानी जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल मैक्सिमा था यानी जो केंद्रीय उच्चिष्ट था उसकी अपेक्षा तीव्रता कम होती है, तो इनके बीच में इस भाग में जो ये तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता थोड़ी इससे कम होती है, मुख्य उच्चिष्ट उनको बोलते हैं गौड़ उच्चिष्ट। तो इन निम्निष्टों के बीच में गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो इन निम्निष्टों के बीच में अगर हम गौड़ उच्चिष्टों की स्थिति देखें तो इसके बीच की स्थिति ले ली जाती है। तो गौड़ उच्चिष्टों के लिए जो A और C भाग से जो निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं, इस पॉइंट पर जब पहुंचती हैं तो उनके बीच जो पथांतर होता है वह लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसके बीच में देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के कोणीय स्थितियों को जोड़ेंगे तो 2 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2 पर ये गौड़ उच्चिष्ट की स्थितियाँ होती हैं 3 लैम्डा बाई 2।
तो इस प्रकार से गौण उच्छिष्टों के लिए जो ई साइन थीटा का मान होता है, गौण उच्छिष्टों के लिए ई साइन थीटा बराबर होता है m प्लस हाफ कह सकते हैं या 2m प्लस हाफ कह लीजिए, 2m प्लस 1 सॉरी 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या ऐसे लिख सकते हैं इसको ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों ओर गौण उच्छिष्ट मिलते हैं तो आ जाएगा m प्लस 1 बाई 2 लैम्डा। तो इस तरह से ये गौण उच्छिष्टों की स्थितियाँ। तो गौण उच्छिष्टों की अगर हम कोणीय स्थिति देखें तो साइन थीटा को अगर थीटा मान लें, छोटा मान लें तो साइन थीटा बराबर थीटा, तो ई थीटा बराबर हो जाएगा m प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो गौण उच्छिष्टों की जो कोणीय स्थिति हो जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस m प्लस हाफ लैम्डा बाई ई। ये गौण उच्छिष्टों की स्थितियाँ। अब यहाँ पर m बराबर 1 रखेंगे तो पहले गौण उच्छिष्ट की स्थिति मिल जाएगी, कोणीय स्थिति m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरे की मिल जाएगी। तो अगर m बराबर 1 रखें तो थीटा बराबर आ जाएगा 3/2e 3 लैम्डा बाई 2e, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर एक गौण उच्छिष्ट बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग m बराबर 1 2 3 4 इसमें रखकर गौण उच्छिष्टों की कोणीय स्थितियाँ निकाल लेते हैं, और पहले वाले सूत्र में जहाँ पर हमारे पास m लैम्डा बाई e था वहाँ 1 2 3 4 लिखकर निम्नलिखितों की स्थितियाँ प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग तो इस प्रकार ये याद रखना है इसमें कि जो निम्नलिखितों की कोणीय स्थितियाँ होती हैं वो होती हैं प्लस माइनस m लैम्डा बाई e के, और जो गौण उच्छिष्टों की स्थितियाँ होती हैं वो कोणीय स्थितियाँ होती हैं वो प्लस माइनस m प्लस हाफ लैम्डा बाई ई। तो ये गौण उच्छिष्टों की कोणीय स्थितियाँ हैं और ये निम्नलिखितों की कोणीय स्थितियाँ। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय उच्छिष्ट की। अब इसको अगर हम इस निम्नलिखितों और गौण उच्छिष्टों को और सेंट्रल मैक्सिमा को इस तरह से क्षैतिज रेखा पर बनाना चाहें तो ये पॉइंट हो जाएगा। हम लोग इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर मिनिमा होता है, और इसके बाद ये गौण उच्छिष्ट हो जाता है। इस तरह से गौण उच्छिष्ट मिल जाते हैं। ये गौण उच्छिष्ट। तो यहाँ पर ये जो होता है लैम्डा बाई ई होता है, ये माइनस लैम्डा बाई ई होता है। ये पहला निम्नलिखित होता है दोनों गौण प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों, और यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा बाई ई लिखते हैं, यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा बाई ई लिखा जाता है, यहाँ पर 3 लैम्डा बाई ई लिखा जाता है, यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा बाई ई हो जाएगा, और इनके बीच में ये जो हैं ये गौण उच्छिष्ट कहलाते हैं। ये पॉइंट गौण उच्छिष्ट कहलाते हैं। ये जो बने हुए हैं ये गौण उच्छिष्ट कहलाते हैं। अब हम लोग जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है यानी जो केंद्रीय उच्छिष्ट है उसकी चौड़ाई देखते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई देखते हैं। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग इस एंगल को थीटा ले लें तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस ये दोनों जो टोटल 2 थीटा होता है, तो ये केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई कही जाती है। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई तो केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये पूरी कही जाती है 2 थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर हो जाता है ये लैम्डा बाई इधर, लैम्डा बाई इधर, 2 लैम्डा बाई। ये केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला है, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब
इस पोर्शन को, ये जो केंद्रीय उच्छिष्ट जहाँ तक फैला होता है तो इसको बोलते हैं रेखीय चौड़ाई। तो अगर रेखीय चौड़ाई को हम लोग x ले लें तो 2x कहेंगे, अगर केवल x ले लें तो हम लोग केवल x कहेंगे। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होती है, केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई उसको x से लिखते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई x होती है। तो x को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला लगाते हैं। तो कोण 2 थीटा हो गया और ये चाप हो गया। चाप इसको हम लोग x लेंगे, रेखीय चौड़ाई x ले लेंगे क्योंकि चाप की बात हो रही तो x हो गया बटे ये बीच की दूरी होती है, ये त्रिज्या मान लेते हैं। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो त्रिज्या मानने के लिए जो रेखा चित्र से पर्दे की दूरी d ली जाती है उसी को हम लोग ये दूरी मान लेते हैं, चाप मान लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल D आ जाएगा। तो इस तरह से अगर रेखीय चौड़ाई निकाली जाए तो x बराबर आ जाएगा 2 थीटा इंटू डी के, और 2 थीटा का मान यहाँ से अगर रखें तो 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ई इंटू थीटा। तो ये होती है केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी, सॉरी थीटा नहीं डी, यहाँ पर डी लिखेंगे, डी आएगा। ये केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई हो जाती है। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होती है वो x बराबर होती है 2 लैम्डा बाई ई इंटू थीटा। थीटा नहीं, सॉरी डी, यहाँ पर डी होता है, यहाँ डी। अब ये होता यह है कि जो लेंस होता है वो रेखा चित्र AB के अगर निकट मान लिया जाए तो ये पर्दा लेंस L2 के मुख्य फोकस पर होता है, अर्थात लेंस से पर्दे की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। यदि D की जगह पर F लिख दिया जाता है, तो यदि लेंस L2 की फोकस दूरी F हो तो केंद्रीय उच्छिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई होगी वह 2 लैम्डा बाई ई इंटू F लिख दी जाती है। अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पर जो फार्मूला था निम्निष्ट के लिए तो था ई थीटा, थीटा बराबर था m लैम्डा बाई ई प्लस माइनस m लैम्डा बाई। अब यहाँ पर m बराबर अगर 1 लिख लेते हैं हम लोग, थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा बाई। तो ये निम्निष्ट की, पहले निम्निष्टों की दोनों ओर, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर की स्थितियों को व्यक्त करता है, यानी P और P' पॉइंट को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग E बराबर लैम्डा ले लें, यानी जो रेखा क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो अगर हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोण की माने तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यदि हम साइन थीटा बराबर लिख लें, थीटे को छोटा मान लें तो साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 क्या होता है साइन 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी इस स्थिति में जब रेखा क्षेत्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोण की होती है तो ये जो प्रथम निम्निष्ट हैं ये 90 डिग्री कोण पर मिलते हैं, यानी ये ऐसे हो जाता है, यानी जो इसकी जो चौड़ाई है केंद्रीय उच्छिष्ट की वो बहुत अधिक हो जाती है, यानी जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है वह अनंत तक फैल जाता है। तो ये कंडीशन आ जाती है। तो हमेशा विवर्तन प्रतिरूप तभी प्राप्त होता है जब इस रेखा क्षेत्र E की जो चौड़ाई है वो प्रकाश के तरंगों के तरंगदैर्घ्य कोण की होती है, तब विवर्तन प्रतिरूप स्पष्ट प्राप्त होता है। तो ये हुआ एकल रेखा क्षेत्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, और इसके बारे में तो इस तरह से हम लोग। अब यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है केंद्रीय उच्छिष्टों की वो अलग अलग होती है। सबसे अधिक तीव्रता इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की होती है, केंद्रीय उच्छिष्ट की होती है। तो अब इतना इसमें देखिए और समझने की कोशिश करना। इसको कई तरह से समझाया गया। अब इसी में हम लोग प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण के अंतर भी समझ लेंगे। तो प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण के अंतर को ढंग से पढ़ लेना। इसमें
प्रकाश के व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोतों से व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, जबकि इसमें बहुत